नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। देखिए, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि लड़कों के यानी कि मेल हेयर फॉल क्यों होते हैं या उनके अंदर बाल्डनेस क्यों आती है और उसका क्या ट्रीटमेंट है। तो आपको ये समझने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि इसका क्या कारण है और उसकी क्या ट्रीटमेंट है। बेसिकली देखिए, हम सबसे पहले शुरू करते हैं कारण से। तो कारण जो होते हैं यानी कि कॉजेज़ जिसको बोले जाते हैं, उसमें मेन कॉज जो है मोर देन 90% जो होता है वो जेनेटिक होता है। मोर देन 200 जीन्स हमारे जो होते हैं, आप ये देखिए जीन्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बाल्डनेस के लिए यानी कि एलोपेशिया, जिसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी बोला जाता है, शॉर्ट में इसको AGA भी बोलते हैं। और ये इसकी वजह से बाल्डनेस होती है। बाल्डनेस हमेशा स्टार्ट होती है फ्रंटोटेम्पोरल रिसीड से। बहुत ही रेयर होता है कि सिर्फ किसी का क्राउन से स्टार्ट हो और फ्रंटोटेम्पोरल नहीं हो, ये कम परसेंटेज में होता है। ज़्यादातर के अंदर इस तरीके से रिसीड शुरू होती है, दोनों तरफ से अंदर जाना शुरू करता है और सामने से फिर फ्रंटल से जाना शुरू करता है। 3B एक ऐसा स्टेज है जिसके अंदर से दोनों तरफ से जाके और बीच में से भी ये क्राउन एरिया का शुरू होने लग जाता है। देखिए, ये स्टेजिंग है, आप यहाँ पे स्टेजिंग देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन जो है बाल्डनेस का इसलिए किया गया है कि ताकि इसमें ट्रीटमेंट के तरीके बताए जाएं या क्या ट्रीटमेंट इनके लिए अच्छा है। बोलना चाहिए कि नंबर ऑफ फॉलिकल हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कितने लगेंगे, ये सब चीज़ों के लिए ये सुविधा के लिए बनाया गया। तो बेसिकली जैसे हमने आपको बताया कि मोर देन 90% के अंदर ये देखिए, ये जो जीन्स हैं उनमें ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि मोर देन 200 जीन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके अलावा जो बाकी बचे हुए जो कारण हैं उनमें से जैसे रहता है कि एक स्ट्रेस है, वाटर की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ड वाटर हो सकता है, सॉल्टी वाटर हो सकता है, सी वाटर हो सकता है, इन सब चीज़ों की वजह से हो सकता है। मिनरल्स, विटामिन्स की कमी हो सकती है। ये हो सकता है कि कोई एंडोक्राइन जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, रिसेंट डिजीज हो सकती है। जिस तरीके का कारण है उस तरीके की उसकी चिकित्सा है, उसका ट्रीटमेंट है। तो हम यहाँ पे जो मेन कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि वो मोर देन 90% के लिए है, वो है जेनेटिक, तो उसी के लिए ट्रीटमेंट की भी बात करते हैं। तो इनिशिएट करते हैं हम 2 मेडिसिन से, जो कि क्योंकि FDA अप्रूव हैं। आप ये 2 मेडिसिन देख सकते हैं। हम आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से बताना भी चाहते हैं कि आप अपने से कोई भी मेडिसिन यूज़ मत करिए। आप वीडियो देख के या किसी की एडवाइस लेके किसी भी तरीके से आप ये ट्रीटमेंट शुरू मत करिएगा। ये लगाने का और खाने का जो दवाई है ये FDA अप्रूव है और ये सिर्फ डॉक्टर ही, क्वालिफाइड डॉक्टर जिसको डिग्री है वो ही इसको प्रिस्क्राइब कर सकता है। वो आपके पहले मेडिकल हिस्ट्री, आपका एग्जामिनेशन सब कुछ करने के बाद में ही आपको प्रिस्क्राइब करता है और उसी को ही ये अधिकार है शुरू करने का। अच्छा, दूसरी बात ये आती है कि इसके अलावा आजकल हमने जो देखा गया है कि PRP एक अच्छा एक ट्रीटमेंट है। PRP का मतलब होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा यानी कि आपका जो ब्लड लिया जाता है 10 से 20 ml, उसको प्रोसेस किया जाता है। आप यहाँ पे इसको अच्छे से देख सकते हैं। प्रोसेसिंग के बाद में ही इसमें 3 भाग हो जाते हैं। ये आप देखिए, नीचे का भाग जो है रेड ब्लड सेल वाला भाग है, उसमें वाइट ब्लड सेल्स और बाकी कंपोनेंट्स होते हैं। बीच वाला पार्ट जो है वो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है और अपर वाला पार्ट प्लाज्मा होता है, जो कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। प्लाज्मा और प्लेटलेट वाला पार्ट को दोनों को मिला के वापस स्कैल्प में ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से इंजेक्ट किया जाता है। इसमें करीब 18 से 20 ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं हमारे टीलोजेनिक फेज के अंदर जो फॉलिकल्स हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं, उनको ग्रोथ देते हैं और वो वापस एनाजन फेज में आते हैं। इसी की वजह से हेयर ग्रोथ होती है। इसका एक कोर्स है जो कि 1-1 महीने पे करना होता है और 6 महीने तक करना होता है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ देंगे और उसका हर समय इसका एक इफ़ेक्ट बना रहेगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ग्रोथ फैक्टर्स भी काम करते हैं, उनका भी एक लिमिटेशंस होता है। उसके बाद आपका जब मान लीजिए कि वो टीलोजेनिक फेज में भी नहीं है और वो मतलब ख़त्म हो चुके हैं, जिस तरीके से सेल डेड हो जाता है उसी तरीके से फॉलिकल भी डेड होकर हो चुका है, तो वहाँ पे PRP आपका फिनिस्टाइड या कोई भी तरीके का मेडिसिन काम नहीं करता है। वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ काम करती है, उसका नाम है हेयर ट्रांसप्लांट। आप देखिए यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट हमारे यहाँ हो रहा है। जब हम हेयर ट्रांसप्लांट की ही बात कर रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि हेयर ट्रांसप्लांट दुनिया में कितने तरीके से होता है। पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 2 तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है, एक FUT और एक FUE। आप यहाँ पे FUE देखिए और ये एक FUT है।
बेसिकली क्या होता है कि FUT जो होता है वो एक स्ट्रिप मेथड होता है, जिसमें कि पीछे डोनर ये वाला परमानेंट जोन जो होता है वहाँ से एक स्ट्रिप निकाली जाती है। ये देखिए, आप अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पे निकाली जा रही है। इसमें ऊपर के स्कैल्प को और नीचे के स्कैल्प को दोनों को बंद कर दिया जाता है और यहाँ पे एक लीनियर स्कार रह जाता है, जो कि भविष्य में आप सिर्फ जब दोबारा से आप हेड को शेव करते हैं तभी आपको दिख सकता है, अदरवाइज आप इसको दूर से नहीं देख सकते हैं। दूसरी पद्धति जो है, दूसरा प्रोसीजर जो है, दूसरी टेक्निक जो है वो FUE है। वो देखिए यहाँ पे जैसे हो रही है, इसको एक मशीन के माध्यम से एक एक फॉलिकल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। ये एक ब्लाइंड प्रोसीजर है और इसकी भी एक लिमिटेशंस हैं। जैसे लिमिटेशंस की बात अगर हम कर रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि कोई भी सर्जरी के अंदर जैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं तो उसी की एक लिमिटेशंस भी होती हैं। हर पेशेंट के अंदर क्या हेयर ट्रांसप्लांट संभव है, नहीं है, ये एक बेसिकली डिपेंड करता है आपके मेडिकल हिस्ट्री पे, आपके मेडिकल एग्जामिनेशन पे, आपका डॉक्टर क्या डिसाइड करता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो FUT के अंदर एडवांटेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका अगर हम ये देखें कि फॉलिकल जो निकलते हैं वो अंडर मैग्नीफिकेशन निकलते हैं, सारे के सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये फॉलिकल भी जो निकल रहे हैं ये भी देख सकते हैं। ये निकलने के बाद में, क्योंकि ये सब अंडर विजन होता है और इनके चारों तरफ आप ये टिश्यू देख सकते हैं, ये ऊपर वाला FUT वाले जो फॉलिकल्स हैं और नीचे वाले जो FUE के फॉलिकल्स हैं ये देख सकते हैं। तो आप जो FUT के फॉलिकल देख रहे हैं इसके चारों तरफ आप ये जो बल्ब है नीचे वाला, जो कि जिसको एक लाइव पार्ट बोलते हैं, सेल्फ का जो मेन पार्ट है, इसके चारों तरफ का एक टिश्यू देख सकते हैं आप। और यही जो आप यहाँ पे FUE देख रहे हैं, उसकी जो फॉलिकल्स देख रहे हैं, उनके चारों तरफ का जो टिश्यू है वो बहुत लिमिटेड है। और बेसिकली कहीं ना कहीं ये जो चीज़ बोली जाती है कि उनकी लाइफ लिमिटेड है FUE के, उसके बहुत सारे रीज़न में से एक रीज़न ये भी है। दूसरा रीज़न FUE की लाइफ लिमिटेशंस का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि ये जो परमानेंट जोन है, जो जिसको डोनर बोला जाता है, ये एक्सटेंडेड जोन की तरफ जाके ही हम FUE के पूरे फॉलिकल एक समय में निकाल पाते हैं। क्योंकि अगर हम परमानेंट जोन से, जो नॉर्मली जो परमानेंट जोन रहता है, अगर हम उससे निकालते हैं तो 1000 से ज़्यादा हम फॉलिकल, 1000-1500 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक बार में डिमांड ही होती है 3000, 3500, 4000 फॉलिकल की। तो उनको पूरा करने के लिए मिनिमम हमको एक्सटेंडेड जोन पे जाना ही पड़ता है। और ये कहीं ना कहीं एक चीज़ ये रिस्पॉन्सिबल है कि भविष्य में इनकी लाइफ जो होती है FUE वाले फॉलिकल्स की, वो लिमिटेड होती है और कहीं ना कहीं जाके वो 3 साल के बाद में वो नज़र आने लग जाती है। ये आप अच्छे से देख सकते हैं कि वीरेंद्र सहवाग जी जो है, हमारे जो क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी करवाया था। और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि सलमान खान ने भी कराया था ये FUE वाला पार्ट, और कहीं ना कहीं उनका भी ये फेल हुआ था और कुछ समय के बाद ये चले गए थे। फॉरेन में कई फुटबॉल प्लेयर्स भी हैं, उन्होंने भी कराया और उनमें देखा गया कि 3 साल के बाद में ये डाउनग्रेड होता चला गया और अंत में उनका रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ। FUT वाले जो हैं, आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को, क्रिकेटर्स को, इन सबको भी देख सकते हैं और उनके जो है ये भी देख सकते हैं कि उनकी जो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में उनकी बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और जो उनके हेयर फॉलिकल आज तक भी स्थायी हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल शायद कहीं ना कहीं FUT टेक्निक है। जैसे मैंने आपको बात बोली लिमिटेशंस की, जो सबसे ज़्यादा बात बोली जाती है, माने लोग जो पूछते हैं हमसे, वो ये कहते हैं कि बाद में एक स्कार आता है। FUT के बाद एक देखिए ये लीनियर स्कार है, और FUE के बाद आप ये देख सकते हैं कि इसमें पंक्टेड स्कार है, मल्टीपल। जब हेड शेव करते हैं तभी ये दोनों देखे जाते हैं। मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है कौन सा ज़्यादा ख़राब लग रहा है आपको, आप खुद समझ सकते हैं। जब तक उसके ऊपर हेयर ढके हुए हैं तब तक ये कुछ नहीं नज़र आता है। इसमें मेरे लिए बोलने का आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप स्वयं इतने ज्ञानी हैं कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और इसका आप डिसीजन भी बहुत आराम से ले सकते हैं। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट जो होता है ये हमारे ऊपर वाले भाग में होता है, यानी कि स्किन वाले पार्ट में। ये देखिए मैं हिला रहा हूँ तो ये हिल रही है, क्योंकि ये एक बोन के ऊपर के भाग का है। बोन के अंदर जो होता है उसके अंदर एक स्पेस रहता है, उसके नीचे एक फ्लूइड रहता है, उसके नीचे मेम्ब्रेन्स रहती है, उसके नीचे ब्रेन रहता है। लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि कहीं हेयर ट्रांसप्लांट करने में ब्रेन में इफेक्ट होगा। ये बिल्कुल गलत है, मिथ्या है। इसको आप एकदम निश्चिंत हो सकते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट में इसका कोई संबंध नहीं है।
दूसरी बात ये बात बोलते हैं, कई लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या इसमें मतलब आइस पे कोई फ़र्क आता है। आइस पे इस पे कोई फ़र्क नहीं आता है, क्योंकि आइस से इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ऐसे कनेक्शन तो बॉडी का सब जगह ब्लड से रहता है, तो आइस का भी पूरी बॉडी के साथ कनेक्शन है, इसी तरीके से इसके साथ भी कनेक्शन है। आप इस बात को लेके कुछ भी सोचिए मत। हाँ, एक बात ज़रूर रहती है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में फेशियल स्वेलिंग आती है, आप ये देख सकते हैं। कुछ परसेंटेज के अंदर आइस तक में स्वेलिंग आती है, लेकिन वो 2 दिन के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम रहती है और वो चली जाती है, इसलिए आपको उसके लिए भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी साइड इफ़ेक्ट जो हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड रहते हैं वो सिर्फ टेम्परेरी होते हैं, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं और वो सब ठीक हो जाते हैं। हाँ, एक चीज़ हम आपको ज़रूर बताएंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में एक शॉक लॉस होता है, जो डोनर एरिया पे भी, यहाँ पे भी, पीछे की तरफ ये देख सकते हैं, और सामने की तरफ भी होता है। ये विदिन 3 मंथ्स रिकवरी हो जाता है, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं। मेरे को लगता है कि आपको मैंने सारी चीज़ें इसके बारे में क्लियर की हैं, और इसके अलावा भी आपको लगता है कि आपको अगर कुछ और पूछना है या बताना है तो आप हमको कमेंट्स लिख सकते हैं। आप मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, ये जो है ईमेल आईडी है, इन पे आप जो है हमको भेज सकते हैं अपनी क्वेरीज, तो हम आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।